Hello students. So in the last class we have discussed the different kind of AC circuits, that is pure resistor circuit, AC circuit containing resistance only, then AC circuit containing inductor only, that is L circuit, then AC circuit containing capacitor only, and then RLC series circuit, series RLC circuit. After that series RLC circuit we have studied the resonance of AC circuit. Exactly in the last class I have explained you the resonance of series RLC circuit. So students, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम AC सर्किट्स को डिस्कस कर रहे हैं और AC सर्किट्स की जो एनालॉजी है उसको लेके हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एसी सर्किट की एनालॉजी को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अब किसी भी सर्किट को स्टडी करने का मतलब क्या होता है ये आपको जानना होगा। भाई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसका खेल होगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट और वोल्टेज का खेल होगा। तो हम एसी सर्किट जो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें करंट और वोल्टेज को डिस्कस करते चले जा रहे हैं। जैसे कि हमने रेजिस्टर सर्किट में देखा कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। उसके बाद इंडक्टर सर्किट की अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल से पीछे चलती है। तो मतलब क्या हो गया कि जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज का वो इंडक्टर में पाई बाई टू होता है। अब आ जाओ कैपेसिटर सर्किट पे। तो कैपेसिटर सर्किट में हमने क्या किया था कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कैपेसिटर के अंदर करंट वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल लीड करती है, मतलब आगे चलती है। उसके बाद जब हमने सीरीज आरएलसी सर्किट स्टडी किया था तो उसमें देखा था कि भाई कोई भी फेज डिफरेंस हो सकता है, फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी हो सकता है और प्लस फाइव भी हो सकता है। तो ये जो फेज डिफरेंस था ये हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट भी कर लिया था। कितना किया था बताओ सर? फेज डिफरेंस कितना किया था? फेज डिफरेंस मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज एंगल होता है, याद करो, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। उसके बाद हमने सीरीज आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस की कंडीशन को डिस्कस किया था। रेजोनेंस क्या होता है कि भाई जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाते हैं, जब सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और सर्किट सोर्स से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करता है, मैक्सिमम पावर ड्रॉ करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई सर्किट इज इन द रेजोनेंस, करंट एंड वोल्टेज आर इन द रेजोनेंस। और हमने उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की थी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। बोलो की थी कि नहीं? अब उसके बाद इसी कंटिन्यूएशन में एक और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होता है, एक नया इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है एसी सर्किट की, और वो होती है पावर। सो अब इस क्लास में हम पावर इन एसी सर्किट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप बच्चों ध्यान रखो कि हम करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आरएलसी सीरीज आरएलसी सर्किट को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं, पावर को स्टडी करने जा रहे हैं कि भाई ये पावर क्या होती है। एसी सर्किट में पावर क्या होती है? भाई 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई रेजिस्टेंस है या कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज लगाओगे, वोल्टेज लगाओगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो पावर भी होगा ना। तो पावर का फॉर्मूला योर 10th क्लास टीचर टॉट यू कि पावर P इज इक्वल टू वी आई। इस फॉर्मूले को तो सभी जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। योर 10th क्लास टीचर टॉट यू P इज इक्वल टू वी आई। तो ये P इज इक्वल टू वी आई का जो खेल है, ये P इज इक्वल टू वी आई का जो मैटर है, ये एसी सर्किट में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से हम पावर इन एसी सर्किट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मैंने 4 तरह के एसी सर्किट डिस्कस किए थे। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस,
AC circuit containing inductance, AC circuit containing capacitor and series RLC circuit। तो इन चारों के चारों सर्किट में पावर कितनी होती है ओवर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है कि जो 0 से कैपिटल T पूरा पीरियड AC का, ये तो आप जानते हैं ना कि AC किस तरह की होती है, AC इस तरह की होती है। सो एक पूरे साइकिल में कितना टाइम लगता है, कैपिटल T विच इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ AC। सो अब हम इन चारों सर्किट्स में जो 4 AC सर्किट हैं, R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट एंड सीरीज RLC सर्किट, इसमें हम पावर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपको 10th क्लास में पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट बताया गया था। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि भाई जो 4 तरह के सर्किट्स हैं, 4 तरह के जो AC सर्किट्स हैं, उनमें पावर के साथ क्या होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो मैंने यहाँ पर 4 कॉलम ड्रॉ किए, ये 1 2 3 4। In all these 4 columns I have separately discussed the power in resistor, power in inductor, power in capacitor और power in सीरीज RLC सर्किट। सो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें कि पावर का जो सिंपल फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, और यहाँ पर हम वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम AC सर्किट में वोल्टेज को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको मैं EI भी लिख सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर ये वोल्टेज और करंट फिक्स नहीं है, ये वोल्टेज और करंट फिक्स नहीं है। वोल्टेज इज चेंजिंग साइनोसॉइडली एंड करंट इज आल्सो चेंजिंग साइनोसॉइडली। तो पावर का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। तो वो क्या एक्सरसाइज करनी होगी, तो आप देखिए यहाँ पर एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, जो पहला सर्किट था, प्लीज रिमेंबर दैट रेजिस्टर सर्किट, जो मैंने 2-3 क्लास पहले डिस्कस किया था कि रेजिस्टर सर्किट में करंट वोल्टेज की रिलेशनशिप याद करो। आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट्स टू रिमेंबर दीज रिलेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज इन ऑल द AC सर्किट्स। तो रेजिस्टर सर्किट की जहां तक बात आती है तो उसमें E इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहां पर लिख देता हूं। तो ये तो मैंने पहले पावर का डेफिनेशन ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पावर एट एन इंस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। ये जो टर्म इंस्टेंटेनियस है ये यहाँ पर लिखना जरूरी है, क्योंकि पावर किसी टाइम पर कितना होगा वो टाइम के इंस्टेंट टाइम पर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। द पावर इन AC सर्किट विल डिपेंड ऑन द instant of time. Okay, so instantaneous voltage E is equal to E naught sin omega t. Instantaneous voltage in resistor E is equal to E naught sin omega t. बताओ होता है कि नहीं। और instantaneous current I is equal to I naught sin omega t. Okay, तो पावर क्या होगा, P is equal to EI, P is equal to EI। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट व्हेन मल्टीप्लाइड दे गिव द इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू EI। ओके, टोटल पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सो आपको एक और फॉर्मूला याद होगा जो 10th क्लास के टीचर आपको बताते थे कि भाई पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है। अगर टोटल पावर निकालनी है तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम हम कर देंगे, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। बट पहले इंस्टेंटेनियस पावर से हम इंस्टेंटेनियस वर्क डन, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, फिर उसके इंटीग्रेशन से टोटल वर्क डन निकल के आएगा। तो देखो कैसे आएगा, P इज इक्वल टू dW/dt। भाई P इज इक्वल टू W/T होता है, और अगर स्मॉल वर्क डन है तो dW/dt हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू dW/dt। सो यहां से वर्क डन कितना होगा, dW इज इक्वल टू P/dt। ओके, सो dW इज इक्वल टू P इज इक्वल टू EI, P इज इक्वल टू EI, P इज इक्वल टू EI लिखने के बाद क्या होगा, dW इज इक्वल टू EI/dt, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी लिख देंगे। और टोटल वर्क डन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल करेंगे। स्टूडेंट्स ये आप जान लो, दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन ओनली।
अगर आपको इंटीग्रेशन का पता है और आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी नहीं है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सो 2 इंटीग्रेशन के रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा और बता भी चुका हूं पहले, उससे आपका सारा ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा। सो टोटल वर्क डन के लिए हमने इंटीग्रल कर दिया, हमें पावर देखनी है ओवर कंप्लीट साइकिल के भैया एसी के एक कंप्लीट साइकिल में कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन होता है, कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन होता है इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो उसके लिए मैंने 1 साइकिल का जो टाइम है कैपिटल टी, उसके अंदर में इसको इंटीग्रल किया है। सो ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो जरा साइन ओमेगा टी क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। सो अब हमारा यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि ये रिजल्ट आप याद रखो कि 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी के इंटीग्रल की वैल्यू t/2 होती है, नहीं होती? आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो डबल एंगल वाले फॉर्मूले से। इस cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा t/2, फिर cos ओमेगा टी का इंटीग्रल कर लेंगे तो सॉल्व करके ये t/2 आएगा, ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एज बायोलॉजी स्टूडेंट्स और फिजिक्स के अंदर हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एज सच हमें यहाँ पर इवेल्युएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो टोटल वर्क डन कितना आ गया, ई नॉट आई नॉट इंटू t/2। अब एवरेज पावर मतलब टोटल पावर ओवर कंप्लीट साइकिल कितना हो जाएगा, w/t। w का वैल्यू पुट किया, ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटू t/2, t से t कैंसिल हो गया। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2। ये ई नॉट बाई √2 क्या हो गया, मतलब ई नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2। ये ई नॉट बाई √2 क्या हो गया, ये तो हमारी RMS वैल्यू है, किसकी, वोल्टेज की, ERMS। और आई नॉट बाई √2 क्या हो गया, ये हमारी IRMS हो गई। सो इस तरह से हमारा एवरेज पावर इन रेजिस्टर आ गया ERMS, IRMS और EV, IV। दिस इज कॉल्ड द एपरेंट पावर ऑफ AC सर्किट। सो एपरेंट पावर ऑफ AC सर्किट क्या होती है स्टूडेंट्स, एपरेंट पावर ऑफ AC सर्किट इज द पावर कंज्यूम्ड इन ए रेजिस्टर ओवर कंप्लीट साइकिल विच इज गिवन बाय ERMS, IRMS, विच इज गिवन बाय ERMS, IRMS। तो देख लो इस तरह से हमने इस पावर का फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया, कैलकुलेट कर लिया कि रेजिस्टर सर्किट में जो AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली है उसमें पावर एसोसिएटेड ओवर कंप्लीट साइकिल इज ERMS, IRMS। सो हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टर। ओके, नाउ सेकंड काइंड ऑफ सर्किट, हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं जिस सीक्वेंस में हमने AC सर्किट्स को डिस्कस किया था। पहले रेजिस्टर किया था, उसके बाद इंडक्टर किया था, उसके बाद कैपेसिटर किया था, उसके बाद सीरीज RLC किया था। तो यहाँ पर मैंने पहले रेजिस्टर का स्टडी कर लिया, रेजिस्टर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कितना रेजिस्टर में पावर कंजम्पशन होता है। उसके बाद आ जाइएगा इंडक्टर पे। अब नाउ यू रिमेंबर व्हाट आर द करंट वोल्टेज। सो सेम मेथड, सेम रेसिपी, P इज इक्वल टू EI और dW इज इक्वल टू P dt। ओके, P इज इक्वल टू dW बाई dt। सो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, ये जो E और I की इक्वेशंस हैं ये चेंज होने वाली हैं। कैसे चेंज होने वाली है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहां पर इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर के बारे में क्या होता है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। सो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है, यहां पर देखो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। यहाँ पर मैं इसको माइनस लिख लूंगा और इसको प्लस करके यहाँ माइनस आ जाएगा। सो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 विल बी इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी। तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, ई की जगह ई का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई की जगह आई का वैल्यू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। सो ई नॉट आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रल करने के लिए
हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। और एक तो ये इंटीग्रल की वैल्यू आपको याद रखनी है कि 0 t2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई 2 और एक 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी का वैल्यू 0 होता है। सो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सो एवरेज पावर इंडक्टर में आ जाएगी 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्योर इंडक्टर सर्किट में in an AC circuit containing inductor only what is the average power? Average power is 0। इंडक्टर में एवरेज पावर एसोसिएटेड ओवर कंप्लीट साइकिल 0 होती है। सो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बच्चों से ये बोलता हूँ कि भैया वो क्वेश्चंस देख लो जिनके आंसर 0 और 1 है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स क्लास 12th और क्लास 11th में आते हैं जिनका आंसर 0 और 1 है। इस बार जेई मेन में और नीट के एग्जाम में देयर वर 3-4 क्वेश्चंस विच वर हैविंग आंसर्स ओनली 0 और 1। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई। सो पावर एसोसिएटेड इन एन इंडक्टर ओवर कंप्लीट साइकिल 0 होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर इज 0। इसका फिजिकल रीजन क्या होता है? देखो क्या होता है, इंडक्टर का मतलब क्या होता है? इफ ए वायर इज बाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल दैट बिकम्स एन इंडक्टर, इंडक्टेंस कॉइल और सोलिनॉइड कॉइल। सो सोलिनॉइड में जब करंट चेंज होता है तो क्या होता है? सर आपने बताया था कुछ होता है, क्या होता है भाई बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले चैप्टर में हमने एक फिनोमिना पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? व्हेन करंट थ्रू एन इंडक्टेंस कॉइल चेंजेस देन दिस कॉइल अपोजेस द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड द बैक ईएमएफ। सो क्या होता है कि पहले आधे साइकिल में एक्चुअल में क्या होता है, हमें करंट ग्रो करने के लिए पावर कंज्यूम करनी पड़ती है। तो आधे साइकिल में जितना पावर कंज्यूम होता है उतना ही रिटर्न हो जाता है। मतलब क्या हो गया? एवरेज पावर एसोसिएटेड विद 0 बिकॉज द पावर सप्लाइड ड्यूरिंग हाफ साइकिल फॉर बिल्डिंग द करंट टू बिल्ड अप द करंट। पहले आधे साइकिल में करंट को बिल्डअप करने के लिए जितना पावर सप्लाई होता है उतना ही दूसरे आधे साइकिल में ड्यूरिंग द फॉल ऑफ करंट पावर इज रिटर्न्ड बैक। एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल इज रिटर्न्ड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल। तो सप्लाई कब करेंगे? जब करंट को बिल्डअप करेंगे। और रिटर्न कब होगी? जब करंट हमारी फॉल करेगी। सो करंट यहाँ पे इंक्रीज कर रही है और यहाँ पे डिक्रीज, तो टोटल पावर कितना हो गया? 0। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग बिल्डअप ऑफ करंट इज रिटर्न्ड बैक टू द सोर्स। कौन सप्लाई करेगा? सोर्स सप्लाई करेगा। सो एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ड्यूरिंग बिल्डअप ऑफ द करंट इन एन इंडक्टर इज रिटर्न्ड बैक टू द सोर्स ड्यूरिंग फॉल ऑफ द करंट। सो टोटल पावर एसोसिएटेड और टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टर ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं। ये 1 मार्क में भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि भाई इंडक्टर में एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल कितना होता है, जरा ये बता दो। तो ये 0 होता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद ए कैपेसिटर। सो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आपको इसकी करंट वोल्टेज की इक्वेशन तो मालूम है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ तो ये सीधा ही हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। सो मैंने यहाँ पर इसको कॉस ओमेगा टी लिख दिया और ये भी वही फॉर्मूला बन गया। तो सिमिलरली कैपेसिटर में भी पावर कंजम्पशन 0 होता है। तो जो हमारे 4 एसी सर्किट थे, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और सीरीज आरएलसी, उसमें 2 में पावर कंजम्पशन 0 होता है। टोटल पावर कंज्यूम्ड ओवर कंप्लीट साइकिल इन रेजिस्टर इज आल्सो 0। अब यहाँ पर हम इसको फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैपेसिटर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कैपेसिटर में टोटल पावर कंजम्पशन 0 होती है। क्या होता है? एक्चुअल में कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स देन कैपेसिटर इज चार्ज। सो कैपेसिटर को चार्ज करने में जितना एनर्जी सप्लाइड होता है
फर्स्ट हाफ साइकिल में उतना ही दूसरे आधे साइकिल में रिटर्न हो जाता है। मतलब पहले आधे साइकिल में कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड और दूसरे आधे साइकिल में कैपेसिटर इज बीइंग डिस्चार्ज। सो एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। बात को फिर सुन ले ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि पावर एसोसिएटेड इन ए कैपेसिटर ओवर कंप्लीट साइकिल जीरो क्यों होता है। पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज रिटर्न्ड बैक टू द सोर्स ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ओके, सो एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल इन ए कैपेसिटर इज जीरो। सो इसका भी आंसर जीरो, इसका भी आंसर जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये हमारे 3 केस हो गए। अब हमारा एक केस बचता है और फोर्थ है एवरेज पावर इन सीरीज आरएलसी सर्किट। ये कैसा सर्किट है? सीरीज आरएलसी सर्किट। सो सीरीज आरएलसी सर्किट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कंक्लूजन निकाला था बच्चों कि भाई सीरीज आरएलसी में फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। मतलब सीरीज आरएलसी है या सीरीज आरएल है या सीरीज आरसी है या सीरीज एलसी है, तो कुछ भी फेज डिफरेंस हो सकता है। और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हम ड्राइव किए थे कि tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो यहाँ पर मैं फेज डिफरेंस ना तो जीरो लूंगा ना ही π/2 लूंगा, कुछ भी फेज डिफरेंस मैं एज्यूम कर लेता हूं। और ये भी श्योर नहीं है कि भाई कौन आगे या कौन पीछे है, वेदर करंट इज लीडिंग और करंट इज लैगिंग। सो आई एज्यूम दैट वोल्टेज अप्लाइड E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सो सेम फॉर्मूला मैंने लगाया, dw इज इक्वल टू पी डी टी, पी इज इक्वल टू वी आई मतलब EI dt। सो टोटल के लिए हमने इसको इंटीग्रल किया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पर है, E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव में यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई है साइन A माइनस बी का। सो साइन A माइनस बी क्या होता है? साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो यहाँ पर जब साइन A माइनस बी का आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपेंड किया, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, तो यहाँ पर 2 टर्म आएंगी। सो इन दोनों दीज टू टर्म्स आर रिटन सेपरेटली विद इंटीग्रल साइन। कैसे? साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। कॉस फाइव कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1-2 स्टेप मैंने यहाँ पर मिसिंग किया, बट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो E नॉट आई नॉट कॉस फाइव 0 टू टी इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी माइनस E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव बाहर आ गया, इंटीग्रल साइन के बाद हमारा 0 टू टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। सो 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे हमारा आ गया साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये इंटीग्रल तो कितना होता है? 0। ये बताया ना मैंने आपको, 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। तो ये टर्म तो हो गई हमारी 0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रल को लिख दिया t/2। सो w इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट कॉस फाइव t/2। सो यहां से एवरेज पावर सीरीज आरएलसी का कितना आ जाएगा? w/t। w कितना होता है? ये होता है E नॉट, जो हमारा कैलकुलेट हो गया है कॉस फाइव इंटू t/2 और t से t कैंसिल हो गया, इसको फिर मैं √2 लिखूंगा। सो p एवरेज आ गया मेरा। ये E नॉट/√2 क्या होता है? E नॉट/√2 इज ERMS। सो E नॉट/√2 ERMS और I नॉट/√2 IRMS इंटू कॉस फाइव। सो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल इन ए सीरीज आरएलसी। मतलब सीरीज आरएलसी इसको हम इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं और रेजिस्टर वाले को नॉन इंडक्टिव भी बोलते हैं। तो ये मतलब अगर हमारा कॉम्बिनेशन है एसी सर्किट में, अगर हमारा कॉम्बिनेशन है किसका? आरसी का, आरएल का, एलसी का या आरएलसी का, तो हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाता है ERMS IRMS कॉस फाइव। ओके, सो ERMS IRMS कॉस फाइव करने के बाद हम यहाँ पर इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रू पावर। दिस इज कॉल्ड ट्रू पावर। दिस इज कॉल्ड ट्रू पावर ऑफ एसी सर्किट। ओके, तो ये इस तरह से हमारे पावर के जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर हमारे ड्राइव हो जाते हैं। ऑल राइट, तो अब देखो इसमें फाइन, तो दिस इज ट्रू पावर। अब 2 तरह की पावर मैंने आपको बताई, इन दोनों में तो 0 हो गई, इंडक्टर में 0 हो गई, कैपेसिटर में 0 हो गई, रेजिस्टर में ERMS IRMS हो गया।
RLC में ERMS IRMS cos phi हो गया। सो जो RLC सर्किट का पावर है दैट इज कॉल्ड ट्रू पावर, और रेजिस्टर का जो पावर है दैट इज कॉल्ड एपरेंट पावर। इनका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। देखो ERMS IRMS को cos phi को और ERMS IRMS को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा cos phi। सो दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर ऑफ एन AC सर्किट। इट इज गिवन बाय cos phi और इसकी वैल्यू हो जाएगी R/Z। ओके, सो ये यहाँ तक हो गया। सो इस तरह से इस क्लास में हमने पावर के जितने भी फॉर्मूले थे AC सर्किट में उनको डिस्कस कर लिया और साथ में हमने पावर फैक्टर को भी डिस्कस कर लिया। ओके, सो वी विल यहाँ पर स्पेशल केस भी कर सकते हो कि एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R। सो रेजोनेंस में पावर फैक्टर cos phi कितना हो जाएगा 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रेजोनेंस होता है तो पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम होती है और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा phi इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया पावर इन AC सर्किट्स। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपने देखा कितना इजीली हमने इन सबको डिस्कस कर लिया। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज जो पिछला हमने स्टडी किया था उसके बेसिस पर हमने AC सर्किट्स की पावर को डिस्कस कर लिया। सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।